नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह डिमांड किया जब मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से बताया कि हमारे इंडिया में मोन्था का प्रवेश हो चुका है। मोन्था जो आपका साइक्लोन है, जो इतने दूर से हमारे देश में ट्रेवल करके आ चुका है, यानी कि जो लैंडफॉल कर चुका है आंध्र वाले रीजन में, तो उसके बारे में मैंने न्यूज़ दिया था और आप सबने कहा था कि सर उस पर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए कि ये क्या होता है, कैसे आता है, इसकी दिशा डायरेक्शन क्या होती है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए आज हम यहाँ पे बताते हैं कि ये जो नाम रखा गया है ना, ये जो नाम सुझाया गया है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसके द्वारा सुझाया गया है। तो ये जो नाम आपका सुझाया गया है उस देश का नाम है थाईलैंड। किसने सुझाया है? थाईलैंड ने। अब थाईलैंड ने सुझाया तो सर क्या थाईलैंड के पास ये अथॉरिटी है, ये कोई भी आने वाले तूफानों का इसका नाम ये कर सकता है? बोले ऐसा नहीं है, सिर्फ थाईलैंड के पास नहीं है, ये टोटल 13 देश हैं, ये 13 कंट्रीज हैं। ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं एक बार आप यहां पर नजर डालिएगा। ये 13 देश हैं, यहां पर आप पढ़िएगा ये 13 देश कौन कौन से हैं। तो यहां पर है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। तो ये टोटल 13 नेशंस हैं जो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन में आने वाले तूफानों का। कौन से पर्टिकुलर रीजन? तो चलिए थोड़ी सी मैपिंग से समझिएगा। ये इस प्रकार से आप मैपिंग यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये है आपका अरब सागर, अरेबियन सी, और ये है आपका इंडियन ओशन। मतलब अगर हम बात करें इन तीनों ही समुद्री क्षेत्रों में आने वाले जो भी आपके चक्रवाती तूफान होंगे, चक्रवाती तूफान यानी कि इसको हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे, है ना। तो यहां पर इन क्षेत्रों में आने वाले जो इन तूफान है, तो ये आप देख सकते हैं यही वो सारे कंट्रीज हैं, यही वो सारे, यमन, ओमान की बात करिए, यूएई की बात करिए, ठीक है, आप सऊदी अरब की बात करिए, ईरान की बात करिए, है ना, आप इंडिया की बात करिए, यहां पर म्यांमार की बात करिए, थाईलैंड एंड ऑल इनकी बात करिए। ये वही सब वो नेशंस होते हैं, ये 13 जो देश होते हैं, यही जो 13 देश होते हैं जो इसके आसपास जो लगे हुए हैं, इन लोग मिलकर क्या करते हैं, इनका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ नेशंस कितने हैं, उन देशों की संख्या कितनी है। उन देशों की संख्या है 13। अच्छा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है ना, याद रखिएगा। WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो होता है, सॉरी आपका इसके तहत एक आयोग है। आयोग कौन सा है? तो आयोग का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ESCAP यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल हो जाएगा और एपी का मतलब होता है एशिया पैसिफिक रीजन। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए, क्योंकि इस रीजन को एशिया पैसिफिक रीजन कहा जाता है, उसके अंतर्गत ये 13 देश आपके आते हैं। सर ये तो ठीक है, चलो 13 देश ने नामकरण कर दिया, यहां तक भी समझ आ गया। मुझे ये बताइए कि तूफान कभी भी आ सकता है, कभी भी लैंडफॉल कर सकता है, और जब ये लैंडफॉल करता है उस दौरान इसका नाम ये होगा, वो डिसाइड कैसे होता है? आपने ये तो बता दिया कि 13 देश करेंगे, यहां तक सब ठीक है, लेकिन ईरान ही करेगा या म्यांमार ही करेगा या इंडिया ही करेगा या इस बार थाईलैंड ने किया तो थाईलैंड ही करेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? और अगर इस बार थाईलैंड ने किया है तो इसके बाद कौन करेगा और इसके पहले कौन करेगा? तो ये बहुत बेसिक चीज है बेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है। अल्फाबेटिकल मतलब देखो, सबसे पहले अधिकार किसका हो जाएगा? बी फॉर बांग्लादेश, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे चलेगा, फिर यहां से आई आ जाएगा, तो आई में बहुत सारे हैं, इंडिया भी आ सकता है आपका, आई से आपका इधर ईरान भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां पर चलेंगे। अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको? टी दिख रहा है, टी फॉर क्या हो जाएगा आपका? थाईलैंड हो जाएगा। टी के बाद क्या आ जाएगा? अगर यहां से आप बाकी देखेंगे, है ना, तो इसके पहले ऑब्वियसली कौन रहा होगा? इसके पहले एस वाले लोग रहेंगे। एस में श्रीलंका भी है और एस में आपका सऊदी भी है, लेकिन आप सऊदी लिखेंगे तो सऊदी पहले आता है और उसके बाद क्या आता है? श्रीलंका आता है। इसका मतलब यह है कि थाईलैंड के पहले जो नामकरण किया गया था वो श्रीलंका के द्वारा किया गया था, और थाईलैंड के बाद फिर अल्फाबेटिकल में जो आएगा उसके द्वारा किया जाएगा। सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? वाई फॉर क्या हो जाएगा आपका? यमन हो जाएगा। तो सबसे आखिरी में किसका होता है? यमन होता है। सर यमन हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद ये फिर रिपीट होगा, मतलब ये 13 का पूरा आपका क्रम होता है, पूरे 13 का आपका पूरा ये क्रम होगा, है ना। बी से शुरू होकर कहां तक जाएगा? ये पूरा वाई तक जाएगा। और इन्होंने नाम दे रखा है, जैसे बी फॉर बांग्लादेश, बांग्लादेश ने मान लेते नाम दे दिया अर्नब, ये मजाक नहीं, सच में इन्होंने एक नाम दिया था अर्नब करके, ठीक है ना। यमन ने मान लेते कुछ नाम दे दिया, मुच्चा, कुच्चा, पुच्चा, जो भी इन्होंने नाम दे दिया, ठीक है। अब मान लेते यमन जो नाम सुझाया वो हो गया फिनिश, तो क्या करेंगे? अब बांग्लादेश की दूसरी सूची में जाएंगे, अलग अलग सूची रहेगी। सूची नंबर 1 रहेगा, कॉलम नंबर 1 में नाम रहेगा, फिर कॉलम नंबर 2 में नाम रहेगा, फिर कॉलम नंबर 3 में नाम रहता है। ऐसे सभी देश अपने नाम पहले से सुझा के रखते हैं। इसमें यह कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर ये हमारा जो तूफान फॉर एग्जांपल अंडमान क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश में आया तो इसका नाम वो कोई और रखेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 13 इस देशों के जो नामकरण करने की प्रक्रिया है उस पूरे रीजन में कहीं भी आए, मैंने बताया ना, इंडिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक रीजन में, इस क्षेत्र में कहीं पर भी तूफान आ जाए, कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी, ठीक है, ये एरिया, ये क्षेत्र मैंने आपको दिखाया था
तो इस क्षेत्र में कहीं पर भी तूफान आ जाए, कहीं पर भी साइक्लोन आ जाए, ये नामकरण उन्हीं 13 देश ने करने हैं और वो सीक्वेंसिंग में रहेगा, वो ऑर्डर में रहता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि आनन फानन में कहीं हम नाम जो है देने में देरी ना कर दें। और कुछ तूफान आया है तो लोगों को पता तो होना चाहिए कि वो कौन सा तूफान है, क्योंकि तूफान में अलग अलग प्रकार की भी चर्चा करी जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर समझना है कि जब इनका नामकरण किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 8 कैरेक्टर से इनका ज्यादा नाम ना हो। याद रखना, इंग्लिश के जो 8 लेटर होते हैं उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नाम नहीं रख सकते कि उससे किसी की भावनाएं आहत हो, कोई सामाजिक, कोई आर्थिक या कोई महिलाओं को या किसी विशेष वर्ग की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। वैसे इंडिया में बोलो या कहीं वर्ल्ड में बोलो, लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती है ना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा ही मतलब रिलीजियस होना या ज़्यादा ही सेंटीमेंट होना भी कभी कभी नुकसानदायक है। ऐसे में होता यह है ना कि कोई कुछ कहता है तो हमारी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती है, फिर हम सामने वाले की पूरी वॉट लगा देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये नुकसानदायक मुझे ऐसा लगता है। खैर, 8 लेटर मैंने बता दिया था। ये नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, दोहराया नहीं जाना चाहिए। हाँ, बहुत पहले कभी आया रहा होगा जिसकी संभावना अब आने की बिल्कुल नहीं है, देन यू कैन ओनली यहाँ पर रिपीट कर सकते हो, अदरवाइज जो है आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि सर ये साइक्लोन्स जो आते हैं तो इनकी दिशा या डायरेक्शन कैसे होता है, ये आप लोगों की समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अब मैं इनकी दिशा और डायरेक्शंस की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, कैसे कैसे इसका डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ये है आपका इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा। ये क्या दिख रहा है आपका, भूमध्य रेखा। एक काम करता हूँ, कोई बड़ा डायग्राम लेता हूँ जिसमें ये पूरा दिया होगा, मतलब दोनों जो ऊपर और नीचे दोनों वर्ल्ड दिया होगा, वो वाला हम डायग्राम यहाँ पर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये ले लेते हैं। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये इक्वेटर वाली लाइन है, ये इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा वाली लाइन है। तो आप सभी को पता है कि भाई जब कोरियोलिस इफेक्ट होता है, कोरियोलिस प्रभाव होता है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा कौन से साइड शिफ्ट होती है, हमेशा अपने राइट साइड होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा अपने लेफ्ट साइड होती है। कब, अगर चाहे वो जा रही हो चाहे वो आ रही हो। जैसे ये भूमध्य रेखा से दूर जा रही है, बोले सर अगर भूमध्य रेखा की तरफ आए तब भी यही केस होगा, ये अपने राइट साइड रहेंगी और ये अपने लेफ्ट साइड रहती हैं। ठीक है, मतलब देखो भूमध्य रेखा की तरफ जा ऐसे रही हैं और भूमध्य रेखा से आएंगी ऐसी, सेम ये भूमध्य रेखा की तरफ आ ऐसे रही हैं और भूमध्य रेखा की तरफ ये कैसे करती है, जाएंगी ऐसे। ठीक है ना, तो यही इनका क्या रहता है, पैटर्न होता है। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये इधर आना है और ये इधर जा रहा है, तो ये एक प्रकार से कपल का निर्माण करता है। कपल का मतलब होता है एक प्रकार का एक फोर्स, एक बल होता है। तो हमेशा याद रखना उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा रहती है कुछ इस प्रकार से चलती है। ये होता है आपका काउंटर क्लॉकवाइज, या इसी को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई की दिशा क्या होती है, ये ऐसी होती है, मतलब यहां पर आएगा तो ऐसे घूमेगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में कुछ ऐसे घूमता है और घड़ी की सुई ऐसे ही घूमती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा, और इसको हम लोग बोलते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ठीक है, इसका ये मतलब है, यदि कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए, ध्यान से समझना, यहां से बनने वाले प्रश्न, कि भारत में आने वाले सभी चक्रवाती तूफानों की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होती है, तो बोलना हाँ जी सर बिल्कुल। सभी का मतलब सभी का, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा हमेशा ऑलवेज, क्योंकि हमारे इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हमेशा कैसे रहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की घूमने की विपरीत दिशा में रहेगा। वहीं अगर मैं दूसरी ओर बात करता हूं, दक्षिणी गोलार्ध में कैसा रहता है, हमेशा ये क्लॉकवाइज रहता है, यानी कि घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में रहता है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि अब भारत में आने वाले अधिकांश तूफान उष्णकटिबंधीय है, तो बोला हाँ सर बिल्कुल, क्या दिक्कत है इसमें। इधर देख लो क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये कर्क रेखा है, इधर आपका मकर रेखा है, कहां गया भैया, ये रहा मकर रेखा। तो यार कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं, दोनों के बीच को बोलते हैं ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो आप देखना भारत में जिन क्षेत्रों में समुद्री है, यानी कि ये जितना एरिया में आपको सी वाला रीजन दिख रहा है, ऑब्वियसली उसी क्षेत्र में ही ना तूफान आएंगे, ऊपर थोड़ी आएगा तूफान। ऊपर आ भी रहे हैं तो फिर वो तुम्हारे पश्चिमी विक्षोभ वाले होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो तूफान होते हैं भारत में जो आते हैं वो सबके सब होते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण बंधे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा ये बताई गई चीजें, जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि संतुष्ट हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, यार के साथ, है ना, फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप जरूर करिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, क्या आपको ये जानकारी जानकर अच्छा लगा, आश्चर्य हुए, क्या हुए, आप अपने कमेंट जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।